हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप। वेलकम टू CSC सर्कल। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे यूपी PCS 2020 टेस्ट सीरीज, और ये ध्येय IAS की टेस्ट सीरीज है। इसके साथ साथ हम लोग दृष्टि की भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका हिस्ट्री का टेस्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, टेस्ट नंबर 2। और ये टेस्ट नंबर 3 है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था और आर्थिक समीक्षा और बजट से संबंधित है, ठीक पूरा। तो इसमें जो है 6 पार्ट टोटल आएंगे, 25 क्वेश्चन के। और जो हिस्ट्री को जिसने भी टेस्ट नहीं देखा है, तो मैं वीडियो के नीचे लिंक प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो इसमें कहा गया है कि भारत की जीवन भारत की भारत का भौगोलिक गुणवत्ता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो इसका विकास मॉरिस डी मॉरिस नामक अर्थशास्त्री ने किया था। यह 3 संकेतकों यथा जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता के गुणोत्तर माध्य द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसके बारे में बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ये बताना है। तो इसका बी ऑप्शन गलत है। कारण यह है कि ये 3 संकेतकों पर आधारित है। ये तो सही है कि जीवन प्रत्याशा है, शिशु मृत्यु दर है, और उसके बाद जो है मौलिक साक्षरता भी है। लेकिन ये गुणोत्तर माध्य से द्वारा नहीं प्रदर्शित होता है, ये साक्षरता और इसके औसत माध्य पे आधारित है, ठीक है। ये औसत माध्य पे आधारित है। और इसका विकास मॉरिस डी मॉरिस नामक अर्थशास्त्री ने 1976 में इसका विकास किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजी निर्माण की आवश्यक दशाओं में सम्मिलित नहीं है। तो गाइज, इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखा करो कि मतलब कौन सा सही नहीं पूछा है या सही पूछा है। तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इससे हमारा माइनस मार्किंग बहुत ज़्यादा जाती है। तो इसमें बताना है। तो क्या ये बचत नहीं है, वित्तीय संस्थाएं नहीं, विनिवेश नहीं है, या विनियोग नहीं है, या विनिवेश नहीं है। तो इसके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, विनिवेश नहीं है। क्योंकि विनिवेश से क्या होता है कि हम लोग अपनी किसी संपत्ति को बेच देते हैं, तो उससे कोई आय मतलब आय अर्जित नहीं होती, कोई लाभांश नहीं मिलता। लेकिन जो बचत होती है और वित्तीय संस्थाएं और विनियोग होता है, इससे हमारी मतलब एक नई संपत्ति क्रिएट होती है, ठीक है, और उससे हमको लाभांश मिलता रहता है। तो ये ऑप्शन जो है डी इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया मुद्रास्फीति के कारण विनिमय दर में सुधार होता है कि मतलब क्या कारण है मुद्रास्फीति के, ये बताना है। तो क्या ये सुधार होता है, मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आती है, स्थिर आय मूल्य वर्ग को हानि होती है। तो इसके बारे में बताना है। क्या ये तीनों सत्य हैं, सही है? तो इसके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मतलब सभी ऑप्शन सही हैं कि विनिमय दर में सुधार नहीं होता है, और मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आती है, और आय जो एक स्थिर आय समूह वाला वर्ग होता है उसे हानि होती है। कारण यह होता है कि मतलब वस्तुओं की कीमत इसमें ज़्यादा हो जाती है और मूल्य की कीमत कम हो जाती है, इसीलिए ऐसा होता है। और इसमें जैसे ये कहा गया है कि स्थिर आय वाले में, तो जो स्थिर आय वाले में क्या क्या, जैसे किसी को 500 रुपये मिल रहे हैं पर मंथ, ठीक है, ये एज सपोज है, ये मतलब दिल पे मत लेना, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अब जैसे किसी को 500 रुपये मिलते हैं, अब इन्फ्लेशन जो है 10% बढ़ जाए, 5% बढ़ जाए, या 15% जो भी बढ़ जाए इन्फ्लेशन, लेकिन उनको 500 ही रुपये मिल रहे हैं। लेकिन इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया, तो अब 500 रुपये में उतनी वस्तुएं नहीं आई, वो मतलब अपने खाने पीने की भी वस्तुएं नहीं खरीद पाया। मतलब पहले 1 किलो के भाव में चावल मिलता था, अब वो मतलब 10 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। तो जो है उसको 500 में कैसे पूरा होगा। तो ये इसका आधार है कि इसीलिए ये कहा गया। ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा गाइज, ये थोड़ा टफ है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सबसे टफ यही सब्जेक्ट थोड़ा लगता है, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाने वाला होता है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। चलो मैं समझा लूँगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें कहा गया है कि शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित किया जाता है। तो इसके बारे में बताना है। तो क्या मतलब ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है, या फिर श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा, या NSSO के द्वारा किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका बताना है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा इसका किया जाता है। और इसमें क्या था कि पहले ये जो किया जाता था, तो ये किया जाता था श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। लेकिन ये नया जब से पैरामीटर आए हैं तब से इसमें क्या होता है कि
सांख्यिकी संगठन करता है। इसमें एक होता है सीपीआई ग्रामीण, एक होता है सीपीआई ग्रामीण का, एक सीपीआई शहरी का होता है, और उसके बाद एक होता है सीपीआई संयुक्त यानी कंपोजिट का। तो ये सांख्यिकी इन तीनों सीपीआई के जो इंडेक्स होते हैं ये केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, मतलब संकलित किए जाते हैं। और एक होता है सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, तो इसका जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इसको जो है प्रकाशित करता है। ठीक है, और इसका आधार वर्ष है 2011-12, और यही सीपीआई का 2014 से सीपीआई को मूल रूप से बना दिया गया है। और आरबीआई भी जो मॉनेटरी पॉलिसी जो नियंत्रित किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई द्वारा कि इन्फ्लेशन कितना है कितना नहीं है, वो भी अब सीपीआई जो है, सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसी के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है। तो ये बताना है कि कौन सा कार्य नहीं है। तो क्या मौद्रिक नीति का निर्माण का कार्य नहीं है, या विदेशी व्यापार का नियमन करना नहीं है, या फिर आईएमएफ के साथ सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करना नहीं है, या भारत सरकार के ऋण दान कार्यक्रम को संचालित करने का कार्य नहीं है। तो ये बताना है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है गाइस, क्योंकि ये काम इसका नहीं होता है। ये जो हमारी कमर्शियल अनुसूचित बैंकें होती वो ऋण कार्यक्रम प्रदान करती हैं, ऋण कार्यक्रम को संचालित करता, ये संचालित ये नहीं करता है, वो जनता से भी लेते हैं, अदर बैंकों से लेते हैं, वो अपने सिक्योरिटी इशू करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित पर विचार करें। खुले बाजार की क्रियाओं के बारे में कहा गया है, साख की रेशनिंग के बारे में बताया गया है, और प्रत्यक्ष कार्रवाई के बारे में, और परिवर्तनीय कोष अनुपात के बारे में कि विचार करना है कि जो आरबीआई के परिणात्मक साख नियंत्रण मतलब क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो हैं उपकरण है उसके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है, क्योंकि खुले बाजार की क्रिया भी है इसी का, और परिवर्तनीयता कोष अनुपात भी है। इसके साथ साथ जो है इसमें बैंक रेट होती है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, एसएलआर होता है, और सीमांत स्थायी सुविधा भी इसी के अंतर्गत आती है। ये मतलब इसका जो क्वांटिटिव क्रेडिट कंट्रोल के उपकरण का है। और लेकिन जो साख की रेशनिंग हो गई और प्रत्यक्ष कार्रवाई की बात करें तो ये इसका जो है एक गुणात्मक उपाय होता है। जब ये परिणात्मक उपाय विफल हो जाते हैं तब गुणात्मक उपाय का यूज किया जाता है। इसमें साख की रेशनिंग भी होती है, प्रत्यक्ष कार्रवाई होती है, और नैतिक जिम्मेदारियों को भी बैंकों का कराया जाता है। उनकी नैतिक जिम्मेदारियों के बारे में भी उनको बताया जाता है कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि लोगों को उसका फ़ायदा दो जो तुमको बैंक आरबीआई दे रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है। तो इसका क्या 1969 में हुआ है, 1949 में हुआ है, 1980 में हुआ है, 1985 में हुआ। तो इसके बारे में बताना है। तो गाइज इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में किया गया है, और आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट आरबीआई एक्ट के अंतर्गत 1935 में की गई थी। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है अदर बैंकों का जो नेशनल बैंकें थी उनका राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था 14 बैंकों का, और 1980 में किया गया था 6 बैंकों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि इरडा के संबंध में बताना है। इरडा इसकी स्थापना मल्होत्रा समिति की सिफारिश के आधार पर की गई है। ये शेयर बाजार के कार्यों को नियंत्रित करती है। तो इसके बारे में बताना है गाइज। तो क्या ये सही है? तो इसका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये गलत है। तो ऑप्शन बी सही है, और ये मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर 2000 में बनाई गई थी। ठीक है, और ये बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करती है, ना कि शेयर बाज़ार को। शेयर बाज़ार को सेबी नियंत्रित करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है भारत में वित्तीय समावेश हेतु भुगतान की स्थापना का प्रस्ताव किस समिति ने दिया था। तो ये बताना है कि किस समिति ने दिया था। तो क्या बिमल जालान समिति है, या फिर अरविंद सुब्रमण्यम है, या राकेश मोहन है, या नचिकेत मोर है। तो इनके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नचिकेत मोर ने इसका जो है 2013 में सिफारिश की थी इन्होंने,
और इसी इसी के आधार पर पेमेंट बैंक एंड स्मॉल बैंक की स्थापना की गई थी। और बिमल जालान की बात करें तो ये आरबीआई द्वारा जो वित्त हस्तांतरण किया जाता है सरकार को, तो उसके बारे में इन्होंने सिफारिश की थी। अब और अरविंद सुब्रमण्यम की बात करें तो ये जो चीफ डिफेंस अभी बनाए गए हैं हमारे बिपिन रावत साहब, तो इसकी सिफारिश इन्होंने दी थी कारगिल वार 1999 के समय पर इंटरकनेक्टिविटी बनाने के लिए तीनों सेनाओं में। ठीक है। और मोहन राकेश की बात करें तो 2010 में इन्होंने बुनियादी ढांचा के लिए वित्तीय सुधार के लिए सिफारिश की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि संवेदी सूचकांक आधारित होता है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के आधार पर कि 30 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज 50 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के 30 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर, या फिर इस राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के 50 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर। तो इसके बारे में बताना है कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के 30 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर आधारित है ये संवेदी सूचकांक, और ये भारत का सबसे पुराना सूचकांक है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से 8 कोर सेक्टर जो हैं उसमें कौन सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में बताना है गाइस। तो इसमें क्या है, ये मतलब विद्युत विभाग नहीं है, या फिर सीमेंट नहीं है, रसायन नहीं है, उद्योग नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि रसायन जो है उससे संबंधित नहीं है। विद्युत, सीमेंट और उर्वरक तीनों संबंधित है। इसके साथ साथ आपका आता है कोल आता है, और कच्चा तेल आता है, प्राकृतिक गैस आती है, स्टील आती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट आते हैं, पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट। तो ये 8 कोर सेक्टर होते हैं, कि यही इन्हीं को 8 कोर सेक्टर में सम्मिलित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में व्यापक मुद्रा M3 में सम्मिलित नहीं है। तो इसके बारे में बताना है कि ये जनता के पास मुद्रा जो होती है उसके बारे में है क्या, बैंकों के पास जो जमा होती है उसके बारे में है, बैंकों के पास सावधि जमा है उसके बारे में है, या फिर डाक के पास बचत बैंकों में जो जमाएं होती उनके बारे में बताया गया। तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। जो M3 की बात की गई है, जो डाक के पास बचत बैंकों में जमाएं होती उसके बारे में बताया गया है। और ये जो व्यापक मुद्रा की बात करें तो इससे ये आरबीआई को पता चलता है कि कहाँ मुद्रा किस समय कितनी इन्वेस्ट की जा रही है और कितनी प्रचलन में है। ठीक है। और जो इसमें M0 एक होता है, ठीक है, M0 उसमें बताया जाता है कि चलन में मुद्रा कितनी है, और आरबीआई के पास बैंकों का डिपॉजिट कितना है, और आरबीआई की कितनी जमाएं हैं। और M1 की बात करें तो इसमें बताया जाता है कि जनता के पास करेंसी कितनी है, बैंक के पास कितनी जमाएं और सावधि जमाएं हैं, और आरबीआई के पास अन्य जमाएं कितनी हैं। और फिर M2 की बात करें तो इसमें कहा जाता है कि M1 प्लस पोस्ट ऑफिस के पास जितनी जमाएं होती उनके बारे में। ठीक है। और M3 में तो डाक जमाएं हो जाती है, और M4 में बात करें तो ये सारी जमाएं जो हैं उनको सम्मिलित कर लिया जाता है, कि जनता के पास कितना है, बैंकों के पास जमा कितना है, और बैंकों पे सावधि जमा कितनी है, डाकघर के पास बचत बैंक में जमाएं कितनी हैं, और आरबीआई के पास कितना है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित योजनाओं के उसके प्रारंभ होने की तिथि के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्या इसमें बताना है कि जनधन योजना कब आई है, स्मार्ट सिटी की बात करें, मेक इन इंडिया और अटल पेंशन, तो इनके बारे में बताना है। तो 28 अगस्त 2014 में ये जनधन योजना आई थी। 25 जून 2015 में तुम्हारी स्मार्ट सिटी योजना आई है। और मेक इन इंडिया की बात करें तो 2014 में आई है 25 सितंबर को, और 2015 में आई है ये अटल पेंशन योजना। ठीक है। 2015 में अटल पेंशन योजना आई है 9 मई 2015। तो इसका मिलान करें तो इसका ए ऑप्शन सही है, 1342। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्रेता का बाजार कहलाता है, इसके बारे में कहा गया है कि जहाँ पूर्ति मांग से अधिक हो, मांग पूर्ति से अधिक हो, उपभोक्ता अधिक हो, और उत्पादक अधिक हो, तो इनके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, पूर्ति मांग से जहाँ अधिक होती है वहाँ जो उसको क्रेता का बाजार कहलाता है। ठीक है। और जहाँ मांग पूर्ति से अधिक होती है ये विक्रेता का बाजार कहलाता है। और जो ये पूर्ति जहाँ ज़्यादा होती वहीं उत्पादन अधिक होता है, और उपभोक्ता अधिक जहाँ होते हैं वहाँ बात करें तो ये जो है
मांग मतलब पूर्ति से अधिक हो जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है, तो इसके बारे में बताना है। तो क्या है, चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहा जाता है, आय पर को कहा जाता है। जनवरी 2015 में इसकी गणना बाजार मूल्य पर की जा रही है। जनवरी से मतलब जनवरी 2015 से इसकी गणना बाजार मूल्य पर की जाती है। तो इसके बारे में बताना है कौन सा सही है। तो इसके ऑप्शन दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये मौद्रिक राष्ट्रीय चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहा जाता है। और ये 2015 से जो है इसकी गणना बाजारी मूल्य पर की जाती है, उससे पहले जो है स्थिर मूल्य पर की जाती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि भारत में तृतीय क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो क्या बैंकिंग है, विनिर्माण है, स्थावर है, व्यापार है। तो इसके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है, क्योंकि तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग भी है, स्थावर भी है, मतलब रियल इस्टेट इसको स्थावर को बोलते हैं, और व्यापार भी है। लेकिन विनिर्माण ये द्वितीय क्षेत्र का होता है। और कृषि की बात करें तो ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि अल्प विकसित देश कम आर्थिक वृद्धि वाले होते हैं, मतलब कम आर्थिक वृद्धि वाले होते हैं। अल्प विकसित देशों में पूंजी उत्पाद काफ़ी ऊंचा होता है। कारण ये होता है कि वहाँ की मांग मतलब वहाँ डिमांड ज़्यादा होती है, इसीलिए ऐसा होता है। तो इसके दोनों कारण मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आंसर पे। इसमें कहा गया है कि वर्तमान में विनिर्माण क्षेत्र में लघु उद्योगों के लिए प्लांट एवं मशीनरी में निवेश की क्या सीमा है। तो इसके बारे में बताना है कि क्या सीमा है। तो ये 25 लाख से नहीं 50 लाख से कम है, 25 लाख से 5 करोड़ है, या फिर 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है, 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है। तो इसके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 25 लाख से 5 करोड़ के बीच है विनिर्माण में मशीनरी निवेश की सीमा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि विश्व व्यापार संगठन को दोहा चक्र में केंद्रीय मुद्दा था, कि कौन सा केंद्रीय मुद्दा था विश्व व्यापार संगठन का जो दोहा चक्र हुआ था, कि दोहा सम्मेलन हुआ था। तो क्या ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था, सेवा का विषय था, कृषि का था, या फिर उद्योग का था, ये कौन सा था। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है, क्योंकि इसमें था कि उन्होंने कहा था कि जो भी जो सब्सिडी दी जाती है उस पर, और डोमेस्टिक जो है मार्केट का एक्सेस होता है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो सब्सिडी दी जाती है, तो उसके बारे में मतलब कहा गया था कि कुछ देश तो सब्सिडी दे देते हैं तो वहाँ का प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है, हमारा मतलब महंगा होता है प्रोडक्ट किसी कंट्री का जहाँ सब्सिडी नहीं दी जाती है, तो वो मतलब मार्केट से बाहर हो जाता है। तो उसी के बारे में ये सब मुद्दा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक आरबीआई की मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। तो इसके बारे में बताना है। तो क्या ये मतलब विनिमय स्थिरता नहीं है, कीमत स्थिरता नहीं है, या फिर आर्थिक स्थिरता नहीं है, या साख सृजन नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि साख सृजन इसका काम नहीं होता है। ये जो है विनिमय स्थिरता, कीमत स्थिरता, आर्थिक स्थिरता का कार्य करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। तो क्या भेदिया कारोबार में कंपनी की गोपनीयता जानकारी का प्रयोग किया जाता है, या एक गैरकानूनी कारोबार है, इसे भी इसको रोकने हेतु अधिकृत है, सभी कथन सत्य हैं। तो इसके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि ये सेबी इसको रोकने के लिए जो है एक कानून बनाया गया था 1988 में, और इसको 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी। 1992 में इसका एक अधिनियम लाया गया था। ठीक है, इसके लिए तो ये स्टेचुरी बन गया था, एक स्वतंत्र निकाय। और ये गैर कानूनी भी है, ये जो भेदिया कारोबार है, ये कंपनी की गोपनीयता का जानकारी का जो रिवील कर देता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि मंदी के प्रभाव में उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी कहलाती है। तो क्या चक्रीय है, घर्षण बेरोजगारी है, संरचनात्मक है, या औद्योगिक है। तो ये चक्रीय बेरोजगारी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। घर्षण बेरोजगारी वो होती है जिसे एक जॉब मिलने से पहले जो इंसान जो व्यक्ति पहले ही जॉब छोड़ देता है, वो तो बीच का जो मिलने से और छोड़ने के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसी को बोलते हैं घर्षण रोजगारी। संरचनात्मक रोजगारी की बात करें तो ये जो संरचनात्मक रोजगारी होती है, ये जो अर्थव्यवस्था में जो संरचना का विकास होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मशीनों का प्रयोग होने लगा तो कम वर्करों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए जो है जैसे कंप्यूटर का प्रयोग हो जाता है, तो इन चीज़ों के लिए कि काम मतलब
कम समय में मशीनों से काम ज़्यादा हो जाता है और वर्करों से कम होता है, इसीलिए लोग मशीनों को प्रेफर करते हैं, इससे बेरोजगारी उत्पन्न होती है, उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि किसी अर्थव्यवस्था के दोहरे घाटे में सम्मिलित किया जाता है कि तो क्या चालू खाता घाटा के साथ राजकोषीय घाटा में उपस्थित होता है, पूंजी खाता घाटा के साथ राजकोषीय घाटा में उपस्थित होता है, या फिर चालू खाता घाटा के साथ राजस्व घाटा उपस्थित होता है, या पूंजी खाता घाटा के साथ प्राथमिक घाटा उपस्थित होता है। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है, चालू खाता के साथ राजकोषीय घाटे की उपस्थिति जो दर्शाता है किसी अर्थव्यवस्था के दोहरे घाटे में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कब रुपए की चालू खाते में पूर्ण परिवर्तना घोषित की गई थी। तो इसके बारे में बताना है। तो क्या 1991 है और 1989 है, 2003 है, या 1994 है। तो इसके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 1994 में इसकी घोषणा की गई थी और आरबीआई द्वारा कि खाते की चालू खाते में पूर्ण परिवर्तना घोषित हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुओं के व्यापार को कहते हैं। तो इसके बारे में बताना है। तो क्या ये दोहरा व्यापार होता है, एंटीपोर्ट होता है, रिजर्व एंटीपोर्ट होता है, व्यापार होता है, ट्विन आयात व्यापार होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, एंटीपोर्ट होता है, क्योंकि जो है मतलब पहले उनको इंपोर्ट करते हैं और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट कर देते हैं। जैसे क्रूड ऑयल हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और उसके रिफाइनरी प्रोडक्ट जो होते हैं उन्हें हम प्रोसेस करके इंपोर्ट कर देते हैं। तो ऐसे ठीक है। तो हमारे गाइज यहाँ 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं और आज का आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, किसी देश के भुगतान के संतुलन की अनुकूलता या प्रतिकूलता निर्भर करती है चालू खाते पर, पूंजी खाते पर, चालू खाता या पूंजी खाते के योग पर, या व्यापार संतुलन पर। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और जो है शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और जो है हम इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें हमारा अगला वीडियो पाने के लिए, और जो है उसका बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो तब तक के लिए जो है मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।